हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल साइंस हब। आज हम माध्यमिक परीक्षा 2024 राजस्थान बोर्ड का कक्षा 10वीं का विज्ञान विषय का मॉडल पेपर अपन सॉल्व करेंगे। पिछले साल की तुलना में इस साल आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो 12 की जगह 15 आएंगे और कुछ पैटर्न चेंज हुआ है वो हम आगे देखेंगे। समय आपका वही रहेगा 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 80 नंबर का। और इसके लिए सबसे पहले पेज पे आपको दे रखे सामान्य निर्देश जो आपको अच्छे से रीड कर लेने हैं। आगे अपन चलते हैं। खंड अ के अंदर जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें पहला क्वेश्चन पे निम्न में से पहला क्वेश्चन है, संकुचन के समय हृदय के अंदर रक्त के पश्च प्रवाह को रोकता है। ऑप्शन अ वॉल्व, ऑप्शन ब निलय, ऑप्शन स आलिन की दीवार या ऑप्शन द उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा वॉल्व। जैसा कि आप इस चित्र में देख भी रहे हो कि ये जो ऊपर है आलिन जो होंगे वो ऊपर होंगे, नीले जो है वो इस तरह से नीचे पाए जाते हैं, और ये जो वॉल्व होंगे वो क्या करते हैं, वो ब्लड को वापस उल्टी डायरेक्शन में जाने से रोकते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा, रक्त को पश्च भाग में जाने से रोकने का कार्य कौन करेगा, तो ये वॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन अ वॉल्व। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, एक न्यूरॉन में विद्युतीय संकेतों का रासायनिक संकेतों में परिवर्तन कहाँ होता है। ऑप्शन अ कोशिका काय में, ऑप्शन ब तंत्रिका अक्ष पर, ऑप्शन स ध्रुमाशय पर या ऑप्शन द कोशिका द्रव्य में। तो जैसा आपको पता है कि ये एक तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन है। इसके अंदर सबसे जो पहले यहाँ पे वाला जो हिस्सा है ध्रुमिका, वो सूचनाओं को ग्रहण करता है। सूचनाओं को ग्रहण करने के बाद ये ध्रुमिका तुरंत इसको विद्युत आवेगों में बदलती है सूचनाओं को, और ये विद्युत आवेग ये कोशिका काय से होते हुए इस तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन से होते हुए इसके अंतिम सिरे तक ये विद्युत आवेग के रूप में पहुंचते हैं। लेकिन जैसे अंतिम सिरे पर पहुंचे, इस तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन के अंतिम सिरे पर जैसे ही पहुंचते हैं, फिर ये कुछ इस तरह से क्या निकलते हैं, कुछ रसायन निकालते हैं। तो इस रसायन निकालने का काम जो है वो तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन का अंतिम सिरा करता है। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इस पिक्चर में कि यहाँ पे ये जो डॉट लगा रखे हैं वो केमिकल हैं, और ये जो केमिकल होंगे वो सूचनाओं को ध्रुमिका ग्रहण करेगी और इनको सिग्नल में बदलेगी, और ये सिग्नल जो है वो इस तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन से होते हुए यहाँ पे इसके अंतिम सिरे पर पहुँच रहे हैं, और ये यहाँ पे कुछ रसायन जो है वो निकाल रही है। तो ये रसायन निकालने का काम, विद्युत आवेगों को रासायनिक संकेतों में परिवर्तन करने का काम जो है वो कौन करता है, तंत्रिका का अंतिम सिरा करता है, एक्सॉन का अंतिम सिरा करता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, एक ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का कार्य है। ऑप्शन अ सोचना, ऑप्शन ब संतुलन बनाना, ऑप्शन स हृदय स्पंदन या उपरोक्त सभी। तो जैसा आपको इस चित्र में दिख रहा होगा, मानव मस्तिष्क के अलग अलग भाग आपने पढ़ रखे हैं। प्रमस्तिष्क, ये प्रमस्तिष्क का जो कार्य होता है वो सोचना, याद रखना, ये सारे कार्य होते हैं। दूसरा जो भाग है अनुमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क के जस्ट पास में यहाँ पे ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है अनुमस्तिष्क, इसका कार्य होता है संतुलन बनाने का कार्य ये करता है। इसके अलावा तीसरा जो भाग है हृदय स्पंदन का नियंत्रण, यानी कि जो हार्ट होता है, हार्ट की जो धड़कन होती है उसका कंट्रोल जो है वो अनिच्छी क्रियाओं के अंदर आता है, और उसका जो कंट्रोल होता है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। तो इस तरह से ये सोचना, याद रखना, संतुलन बनाना, हृदय स्पंदन का नियंत्रण, ये सारे जो कार्य है वो मानव मस्तिष्क करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैपिटल आर आर कैपिटल वाई वाई जीनी संरचना का बाह्य लक्षण होगा। तो आपको पता है कि कैपिटल आर आर जो होगा वो और कैपिटल वाई वाई जो है वो एक प्रभावी लक्षण है, क्योंकि ये जो है वो कैपिटल आर आर कैपिटल वाई वाई प्रभावी लक्षण है जो F1 पीरियड में अपना प्रभाव प्रकट कर पाते हैं। तो जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, कैपिटल वाई वाई कैपिटल आर आर जो है वो पीले रंग के लिए और गोल आकृति के लिए जिम्मेदार है, और ये जो दोनों है वो प्रभावी लक्षण कहलाएंगे। कैपिटल वाई कैपिटल आर प्रभावी लक्षण, प्रभावी जीन है।
इधर आप देख रहे हो स्मॉल वाई वो हरे रंग के लिए उत्तरदायी है और स्मॉल आर जो है वो झुर्री तार के लिए उत्तरदायी है। तो इस तरह से ये जो लक्षण है वो लक्षण अप्रभावी लक्षण है जो F1 पीढ़ी में अपने प्रभाव प्रकट नहीं कर पाते। तो ये जो F1 पीढ़ी आपको यहाँ पे दिख रही है इसमें सारे जो होंगे वो कैसे हैं, कैपिटल वाई यहाँ पे प्रभावी लक्षण है इसलिए सारे पीले हैं, और स्मॉल कैपिटल आर यहाँ पे प्रभावी इसलिए यहाँ पे ये गोल हैं। तो यहाँ पे ये जो F1 पीढ़ी में प्रभाव प्रकट कर पाता है तो वो प्रभावी लक्षण कहलाता है। तो यहाँ पे कैपिटल वाई कैपिटल आर जो है वो प्रभावी लक्षण है। तो आपको याद रखना होगा कैपिटल वाई और कैपिटल आर जो है वो गोल और पीले रंग के लिए उत्तरदायी है, जैसा कि आपको यहाँ पे चित्र में भी, इस चित्र में भी आपको दिख रहा है। यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई किसके लिए उत्तरदायी है, तो ये गोल आकृति और पीले रंग के लिए उत्तरदायी है। तो इस तरह से बोर्ड एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि द्विसंकर संकरण, ये जो द्विसंकर संकरण है उसके बारे में आपको पूछा जा सकता है कि द्विसंकर संकरण को चेकर बोर्ड बनाकर समझाइए। तो आपको इस तरह से पूरा डिटेल इस तरह से चेकर बोर्ड बना के समझाना पड़ेगा। इसके अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसके अंदर लक्षण प्रारूप अनुपात कितना होता है। तो आपको द्विसंकर संकरण के अंदर लक्षण प्रारूप अनुपात आपको याद रखना है, ये होता है 9:3:3:1 होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन अ गोल। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपतन कोण आई का मान होता है। तो ये आप 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि कोई आपतित किरण इस तरह से जा रही है, आपतित किरण, तो ये टकरा के किसी पृष्ठ से टकरा कर वापस जाती है परावर्तित किरण, और बीच में इस तरह से जो अभिलंब है, तो अभिलंब और ये जो आपतित किरण है इसके बीच का जो कोण होगा वो आपतन कोण आई कहलाएगा। और इस आई और अभिलंब और ये परावर्तित किरण इसके बीच का जो ये जो कोण है कोण आर, वो परावर्तन कोण कहलाएगा। तो ये आपतन कोण का मान सदैव क्या होगा, परावर्तन कोण के बराबर होगा। ये परावर्तन का नियम है जो आप 8th क्लास में भी आपने पढ़ रखा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ब, परावर्तन कोण के समान। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि बाह्य आघातों से आँख की सुरक्षा करता है। ऑप्शन अ कॉर्निया, ऑप्शन ब परितारिका, ऑप्शन स रक्तक पटल या ऑप्शन द श्वेत पटल। तो आप सबने आँख की संरचना बना ही रखी होगी, पहले से पढ़ रखी है। जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो मानव नेत्र की संरचना है इसके अंदर जो सबसे बाहरी भाग ये जो दिख रहा है आपको, जो सबसे बाहरी भाग है वो है श्वेत पटल, जिसको स्क्लेरा कहा जाता है। तो ये जो है वो अपने पूरे आँख की सुरक्षा करने का कार्य करता है, जैसा आपको इस चित्र में दिख रहा होगा। इस चित्र में भी आपको दिख रहा होगा, ये सबसे जो बाहरी हिस्सा है वो श्वेत पटल है, और ये क्या कार्य करता है, पूरी आँख की सुरक्षा करने का कार्य करता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव के अंदर जो प्रतिबिंब बनता है, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब मानव नेत्र में कौन से हिस्से पर बनता है। तो आपको याद रखना है, इसका सही आंसर होगा दृष्टि पटल या रेटिना पर बनता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी परिपथ में एक कूलम आवेश को प्रवाहित करने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है तब 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर होगा। ऑप्शन अ 1 वोल्ट, ऑप्शन ब 2 वोल्ट, ऑप्शन स 3 वोल्ट या ऑप्शन द 4 वोल्ट। तो विभवांतर ज्ञात करने का सूत्र है V बराबर W/Q, विभवांतर बराबर कार्य बटा आवेश। तो किसी वस्तु को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है वो यहाँ पे 1 जूल दे रखा है, और आवेश जो है इसका मान 1 कूलम दे रखा है। तो इस सूत्र में जैसे ही मान रखेंगे, तो V बराबर W/Q इस सूत्र में जैसे ही मान रखेंगे तो कार्य 1 जूल और आवेश का मान 1 कूलम, तो 1 से 1 करने पर यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 1 वोल्ट। तो इस दो सिरों के मध्य जो विभवांतर होगा इसका मान कितना आएगा, 1 वोल्ट आएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन अ। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी चालक तार का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है। ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। यहाँ दे रखा है कि किसी चालक तार का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले चालक तार की लंबाई पर, ऑप्शन ब है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, या उपयुक्त दोनों पर, या कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि किसी चालक तार का प्रतिरोध जो है वो चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है, चालक तार की अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी कि मोटाई पर निर्भर करता है,
और चालक पदार्थ की जो चालक है वो किस पदार्थ पर बना है, उस पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से याद रखना होगा कि किसी चालक तार का प्रतिरोध 3 बातों पर निर्भर करता है। पहला, चालक तार की लंबाई पर, अर्थात R समानुपाती L, लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध जो है वो बढ़ेगा। दूसरा है चालक तार की मोटाई पर, यानी कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, और जैसे जैसे काट क्षेत्रफल बढ़ाएंगे वैसे वैसे प्रतिरोध का मान जो है वो क्या होगा, कम होगा। तीसरा है चालक तार की प्रकृति पर। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक चित्र है, इसके अंदर 2 तार अपन ने ले रखे हैं। इस तार के अंदर एक पतला तार है और एक मोटा तार है। तो पहला तो आपको पता है, पहला किस पर निर्भर कर रहा है, R समानुपाती L, अर्थात लंबाई जैसे जैसे बढ़ाओगे तार की वैसे वैसे प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। और जिस तार की लंबाई कम होगी उसका प्रतिरोध भी क्या होगा, कम होगा। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो निर्भर करता है प्रतिरोध वो होता है 1/A, अर्थात अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो चालक तार है इसके अंदर जो पतला तार है, इस पतले तार का जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, कम होगा, जिसके कारण इसके अंदर प्रतिरोध जो होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इस चालक तार का प्रतिरोध जो है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। जबकि जो दूसरा तार है मोटा तार, इस तार की अगर अपन बात करें तो इसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो क्या है, चौड़ा है, तो इसका जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, कम होगा। आप इस तरह से याद रख सकते हो कि एक पाइप है, पाइप के अंदर से पानी अगर जा रहा है तो पतला पाइप होगा तो इसके अंदर पानी आसानी से नहीं जा पाएगा, अर्थात उसका जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जो मोटा पाइप होगा उसके अंदर पानी आसानी से जाएगा, उसको रोकने वाला कोई नहीं होगा, यानी कि प्रतिरोध उसका क्या होगा, कम हो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन द, क्योंकि ये पूछ रहा है कि निर्भर नहीं करता है। तो लंबाई पर भी निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, दोनों पर निर्भर करता है, लेकिन निर्भर नहीं करता, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन द। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वातावरण में लोहे के ऊपर भूरी परत चढ़ाने की प्रक्रिया है, तो उस प्रक्रिया को कहा जाएगा, जंग लगने की जो घटना होती है, लोहे पर भूरी रंग की परत चढ़ती है, जंग लगता है, तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है संक्षारण। तो संक्षारण की परिभाषा है कि कोरोजन इंग्लिश में बोलेंगे, वह अभिक्रिया जिसमें धातु की वायु के ऑक्सीजन, नमी या अन्य रसायनों से धीमी गति से अभिक्रिया द्वारा धीरे धीरे धातु नष्ट हो जाती है, तो उसे संक्षारण की घटना कहा जाता है। जैसे लोहे पर जंग लगना या कॉपर तांबे पर हरे रंग की परत चढ़ना, ये सब संक्षारण के उदाहरण हैं। संक्षारण रोकने के क्या उपाय हैं कि धातुओं को आप पेंट कर सकते हो। दूसरा, अन्य धातु की परत चढ़ाकर अर्थात एनोडीकरण करके आप जो बचा सकते हो। तीसरा, मिश्रित धातु बनाकर जो है वो संक्षारण को बचाया जा सकता है। तो ये अच्छा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान में रखना। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि कोरोजन जो है क्या होता है, तो किसी पर इस तरह से जंग लगने की घटना जो है पानी यानी कि नमी के संपर्क में, वायु के संपर्क में और अम्ल के संपर्क में आने पर वो जो है वो। अगला क्वेश्चन है, 2CH3COOH प्लस Na2CO3 से प्रोडक्ट ए बन रहा है प्लस H2O प्लस CO2। तो यहाँ पे आपको पूछा है कि उपरोक्त अभिक्रिया में यौगिक ए है, तो यौगिक ए क्या बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम देखेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 2CH3COOH, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, या इसी को बोला जाता है एथेनोइक एसिड। COOH ओइक एसिड कहा जाता है, एथेनोइक एसिड कहा जाएगा इसको। तो एथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड की रिएक्शन जब सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट से की जाती है, तो बनने वाला जो फर्स्ट प्रोडक्ट ए होगा, प्रोडक्ट ए जो बनेगा वो क्या बनेगा, प्रोडक्ट ए बनेगा, वो बनेगा CH3COONA प्लस CO2 प्लस H2O। तो यहाँ पे इसका नाम होगा CH3COONA, इसको बोलेंगे सोडियम, Na को बोलेंगे Na सोडियम धनायन बन रहा है, और CH3CO को बोलेंगे एसीटेट। तो इसका नाम होगा, प्रोडक्ट ए बनेगा CH3COONA सोडियम एसीटेट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ब। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, धातुएं संयोजकता कोश से इलेक्ट्रॉन त्याग कर किसका निर्माण करती हैं। तो कोई भी धातु होगी वो संयोजकता कोश से इलेक्ट्रॉन को त्याग करके क्या बनाएगी। ऑप्शन अ ऋणायन, ऑप्शन ब धनायन, ऑप्शन स धनायन और ऋणायन दोनों, और किसी भी एक का निर्माण कर सकता है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा
एक उदाहरण यहाँ पे लिया है Na और Cl का, सोडियम क्लोराइड का यहाँ पे उदाहरण लिया है। ये 9th क्लास में आपने पढ़ रखा है। ये जो सोडियम होता है वो 11 नंबर का तत्व है, 11 नंबर का तत्व है। तो इसके अंदर 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। नाभिक में 11 प्रोटॉन और इसके चारों कोशों में 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी तरह से इधर बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन जो है वो 17 नंबर का तत्व है। तो इसमें 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सोडियम को स्थायी होने के लिए आपको पता है कि इसका जो निकटतम स्थायी तत्व है वो कौन सा है? Ne। 10 नंबर का कौन है? नियोन। जिसके बाह्यतम कोश की अपन बात करें तो इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 2 और 8। तो इस तरह से बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 हो गई, इसलिए वो नियोन जो है वो स्थायी तत्व है। तो इसी तरह से ये जो 11 नंबर का जो सोडियम है वो भी क्या होना चाहता है? स्थायी होना चाहता है। तो इसके लिए क्या करेगा? अपने कोश से, सबसे बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या करता है? बाहर निकालता है, और बाहर निकाल के ये क्या बना देता है? सोडियम का धनायन बना देता है। ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है क्लोरीन को, और इस तरह से ये क्या बना रहा है? धनायन बना रहा है। तो आपको याद रखना, जो भी दान में देगा या इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा तो लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं? जो दान देता है उसके बारे में अच्छा सोचते हैं ना, तो इसको बोलेंगे धनायन। तो धनायन हमेशा इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने से धनायन बनता है, याद रखना है। और Cl या क्लोरीन क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ये अपने बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो पहले 7 थी उसको ये क्या कर रहा है? 8 कर रहा है, और इस तरह से ये भी स्थायी हो रहा है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से जो बनने वाले बंध होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आयनिक यौगिक कहलाते हैं। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ब। इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बनाएंगे? धनायन बनाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। O3 किसका रासायनिक सूत्र है? किसका प्रतीक है? तो ये सबको पता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये ओजोन का सूत्र है, O3। O3 ओजोन का सूत्र है। और ओजोन क्या करती है? ओजोन परत जो है वो क्या करती है? सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओजोन परत का कार्य लिखिए। तो याद रखना है, ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों से हमारी सुरक्षा करने का कार्य करती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, धातु का दंत क्षय पीएच मान कितना होने पर शुरू होता है? तो आपको याद रखना है, जब धातु का पीएच मान 5.5 से कम होने लगता है, ठीक है। जब कोई ब्रश नहीं करेगा तो खाना जो है वो क्या करेगा? जो जीवाणु होंगे अंदर वो क्या करेंगे? खाने को अपघटित करके अम्ल बनाएंगे, और जिससे पीएच का मान कम हो जाएगा। और 5.5 से भी कम होने पर धातु का जो सबसे कठोर भाग होता है इनेमल, ठीक है, तो वो इनेमल भी क्या होने लगता है? टूटने लगता है। तो याद रखना है, दंत क्षय जो है वो 5.5 से कम होने पर होगा। तो और इसका उपचार कैसे करेंगे? तो उपचार करने के लिए क्षारीय दंत मंजन का उपयोग करते हैं। तो उसकी प्रकृति आपको पूछ सकते हैं कि दंत मंजन या कोलगेट वगैरह जो टूथपेस्ट होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होगी? तो क्षारीय होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुष्प में नर जनन भाग का क्या नाम होता है? तो पुष्प में नर जनन भाग का नाम क्या होगा? ऑप्शन अ अंडाशय, ऑप्शन ब वर्तिकाग्र, ऑप्शन स पुंकेसर, या ऑप्शन द बाह्यदल। तो ये आपने 8th क्लास से पढ़ रखा है। तो जैसा आपको चित्र में दिख रहा है, ये चित्र आपने 8th क्लास में से बना रखा है। इसके अंदर जो सबसे बाहर हिस्सा होगा बाह्यदल और दल, ये दोनों इसके कायिक भाग कहलाते हैं। जबकि तीसरा जो भाग है पुंकेसर, जो ये वाला हिस्सा दिख रहा है आपको, ठीक है, तो ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है पुंकेसर, जिसके अंदर ऊपर वाला भाग परागकोश कहलाएगा, नीचे पूतंतु कहलाएगा। तो ये जो पुंकेसर है पूरा, उसी को क्या बोलते हैं? नर जनन भाग कहलाता है। और इधर जो स्त्री केसर है इसके 3 भाग होते हैं, ऊपर वर्तिकाग्र, ये नली वर्तिका है, और नीचे अंडाशय होता है। ये तीनों स्त्री केसर यानी कि मादा भाग होते हैं। तो नर जनन भाग कौन सा है? पुंकेसर है। आपको याद रखना है। तो नर जनांग कौन सा कहलाएगा? पुमांग कौन सा कहलाएगा? पुंकेसर कहलाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन स, पुंकेसर। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाया जाता है। तो विद्युत चुंबक बनाने का काम कौन से लोहे से होता है? कठोर लोहे से, नर्म लोहे से, किसी भी प्रकार के लोहे से बनाया जा सकता है। नर्म और कठोर दोनों ही लोहे से नहीं बनाया जा सकता है। तो आपने चित्र
दिख रहा होगा आपको, तो ये परिनालिका का चित्र है जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव वाले पार्ट में आपको दे रखा है। तो इसका चित्र भी आपने बहुत अच्छे से बनाया होगा और ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, तो आपको अच्छे से चित्र याद होना चाहिए परिनालिका का। तो इस परिनालिका के अंदर जैसे ही कोई विद्युत धारा इस तरह से प्रवाहित की जाती है, तो ये तांबे के तार की पूरी इस तरह से क्या है, ये कुंडली बनाई हुई है। तो तांबे के तार की कुंडली के अंदर जैसे ही विद्युत धारा इस तरह से प्रवाहित की जाती है, तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनने लगता है। तो ये जो कुंडली है, कुंडली के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो उसके अंदर सारे जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वो एक दूसरे के समानांतर चल रही हैं, इसलिए इसके अंदर सारा जो चुंबक होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा, वो कैसा होगा, समान होगा। तो याद रखना, जो जो अंदर होगा परिनालिका के भीतर, वो चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, एक समान होता है। जबकि बाहर आपको दिख रहा होगा, बाहर ये चुंबक की तरह आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे इसको चुंबक अगर मान लेते हैं, तो ये इसके बाहर इस तरह से निकलने वाले चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नॉर्थ से साउथ की तरफ इस तरह से जाती हुई आपको प्रतीत हो रही हैं। तो इस परिनालिका का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका उपयोग विद्युत चुंबक बनाने में किया जाता है। तो ये विद्युत चुंबक क्या होता है, तो ये परिनालिका के भीतर इस तरह से, ये जो परिनालिका आपको दिख रही है, परिनालिका के भीतर एक कच्चा लोहा या स्टील की छड़ इस तरह से रख दी जाती है, नर्म लोहे को रख दिया जाता है। और नर्म लोहे को रखने के बाद इसमें जब धारा प्रवाहित की जाती है, तो इसके अंदर जो बना हुआ एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है, उससे उसकी वजह से, एक समान चुंबकीय क्षेत्र की वजह से जो भीतर रखा हुआ नर्म लोहा होता है, वो क्या बन जाता है, चुंबक बन जाता है। और इस प्रकार बने चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा, विद्युत चुंबक बनाने में कौन से लोहे का उपयोग किया जाएगा, तो नर्म लोहे का, ऑप्शन बी सही होगा, नर्म लोहे का उपयोग किया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपके 15 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस के हो गए। अब अगले जो क्वेश्चन हैं वो हैं फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि लार में पाए जाने वाले एंजाइम को कहते हैं, तो इसका आंसर होगा लारी एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम लार के अंदर पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है। तो अगर हम बात करें तो हमारे जो लेसन है, लेसन के अंदर हमको सक्रियता श्रेणी दे रखी है। इस सक्रियता श्रेणी में हमको ऊपर से लगाकर, पोटेशियम से लगाकर पूरे गोल्ड तक इस तरह से पूरी सक्रियता श्रेणी है। तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, इस तरह से ऊपर से नीचे जैसे जैसे आ रहे हैं वैसे वैसे क्रियाशीलता जो है वो इस तरह से घट रही है। तो इस तरह से ये जो है वो विस्थापन अभिक्रिया के आधार पर ये सक्रियता श्रेणी जो है वो बनाई गई है। तो सक्रियता श्रेणी क्या है, वह सूची जिसमें धातु की को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम यानी कि घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है, तो सक्रियता श्रेणी कहलाती है। इसमें सबसे जो टॉप पर है वो क्या है, सबसे अधिक क्रियाशील है। तो इसके अंदर सबसे अधिक क्रियाशील कौन है, पोटेशियम है, के है सक्रियता श्रेणी के अनुसार। तो यहाँ पे तो प्रकृति में सबसे अधिक क्रियाशील तत्व होगा पोटेशियम। अगला क्वेश्चन है, मादा में अंडाशय की संख्या होती है। तो ये क्वेश्चन भी आपने चित्र अच्छे से बनाया होगा, याद रखा होगा। आप जानते हो कि फीमेल के अंदर 2 अंडाशय इस तरह से पाए जाते हैं। तो 2 अंडाशय का मतलब होगा एक जोड़ी, 2 को अपन एक जोड़ी भी कह सकते हैं। तो याद रखना है, अंडाशय जो है वो कितने पाए जाते हैं, एक जोड़ी अंडाशय। तो मादा में अंडाशय की संख्या एक जोड़ी होती है। अगला क्वेश्चन है, नल के जल का पीएच मान कितना होता है, तो 6.5 से 8.5 के बीच होता है। अगर शुद्ध जल का पूछे तो शुद्ध जल के पीएच का मान कितना होगा, 7 होगा। लेकिन नल का जल जो है वो अलग अलग जगह पे इसका मान अलग अलग हो सकता है, तो 6.5 से 8.5 के बीच होता है। अगला क्वेश्चन है, जल का अपवर्तनांक कितना होगा, तो जल का अपवर्तनांक होगा वो 1.33 होगा। अगला क्वेश्चन है, वोल्टमीटर परिपथ में सदैव कौन से क्रम में जोड़े जाएंगे, तो वोल्टमीटर सदैव परिपथ में समानांतर या पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाएगा। तो ये समानांतर क्रम किसको कहा जाता है, तो परिपथ में वोल्टमीटर को सदैव, याद रखना है, समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कोई भी तार या प्रतिरोध है, उसके यहाँ पे जैसे 3 प्रतिरोध अपने 3 तार ले रखे हैं, तो तीनों तारों का पहला सिरा एक साथ जुड़े और तीनों प्रतिरोधों का दूसरा सिरा एक साथ जुड़े, तो इस प्रकार का जो क्रम होगा वह समानांतर या पार्श्व क्रम कहलाता है। तो याद रखना है, समानांतर या पार्श्व क्रम जो होगा, इसके अंदर आप देख रहे हो, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, तो इसी के समानांतर क्रम में यहाँ पे वोल्टमीटर भी जुड़ा हुआ है। तो याद रखना है, वोल्टमीटर सदैव परिपथ में कौन से क्रम में जोड़ा जाएगा, तो ये समानांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। और परिपथ में अमीटर को कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, तो यहाँ पे आपको चित्र में दिख रहा होगा कि ये जो अमीटर है
यहाँ पे जो दूसरा आपको दिख रहा होगा, ये जो क्रम है जिसके अंदर पहले तार का दूसरा सिरा दूसरे के पहले से जुड़े, दूसरे का दूसरा तीसरे के पहले से जुड़े, तो इस प्रकार का जो क्रम है वो क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम कहलाता है। और ये जो अमीटर आपको दिख रहा है जो धारा मापने का कार्य करता है, तो ये इस परिपथ के अंदर जो ये तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े हुए हैं, उसी के साथ में यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि परिपथ में अमीटर सदैव कौन से क्रम में जोड़े जाएंगे, तो श्रेणी क्रम में जोड़े जाएंगे, श्रेणी क्रम में जोड़े जाएंगे। जबकि वोल्ट मीटर सदैव कौन से क्रम में जोड़े जाते हैं, तो ये समानांतर या पार्श्व क्रम में जोड़े जाते हैं। क्योंकि समानांतर क्रम में जोड़ने पर धारा का मान जो है वो, प्रतिरोध का मान जो है वो क्या होता है, सबसे कम प्रतिरोध के मान से भी कम हो जाता है, जिसके कारण धारा जो है वो ज़्यादा वेस्ट नहीं होती। इसलिए जो घरेलू परिपथ होते हैं वो सदैव वोल्ट मीटर में समानांतर क्रम में जोड़े जाएंगे। तो याद रखना है, वोल्ट मीटर को सदैव परिपथ में कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, तो समानांतर या पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता पाई जाती है वह कहलाते हैं उत्पादक। तो जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि सूर्य का प्रकाश मिलने से जो भी हरे पेड़ पौधे होते हैं और नील हरित शैवाल होते हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करने का गुण पाया जाता है, तो वो सारे जो है वो क्या कहलाएंगे, उत्पादक कहलाएंगे। जैसे हरे पौधे जो हैं वो सारे क्या कहलाएंगे, उत्पादक कहलाएंगे। इन उत्पादकों को खाने वाले जो भी हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे टिड्डा जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएगा। इसी तरह से प्राथमिक उपभोक्ता को खाने वाले जो है वो द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। अर्थात टिड्डे को खाने वाला मेंढक क्या कहलाएगा, द्वितीयक उपभोक्ता कहलाएगा। इसी तरह से द्वितीयक उपभोक्ता को खाने वाले तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं, यानी कि मेंढक को खाने वाला जो सांप है वो तृतीयक उपभोक्ता है। इसी तरह से चतुर्थ उपभोक्ता कौन है, चील, जो सांप को खाता है, चील जो है वो चतुर्थ या सर्वोच्च उपभोक्ता कहलाएगा। इस तरह से ये एक पोषी स्तर या खाद्य श्रृंखला इस तरह से बनाई है। तो याद रखना है, जो हरे पौधे हैं वो क्या कार्य करेंगे, उत्पादक कहलाएंगे। अगला क्वेश्चन है अति लघुत्वात्मक क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि दही में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम लिखिए, तो इसका नाम होगा लैक्टिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों के युग्मों के संयोजन से बनने वाले द्विआधारी यौगिकों के सूत्र दीजिए। तो मैग्नीशियम और क्लोरीन के मिलने से क्या बनेगा, तो आप इस तरह से यहाँ पे देख रहे हैं कि मैग्नीशियम जो है इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो 12 नंबर का ये तत्व है। तो इसके अंदर 12 इलेक्ट्रॉन होंगे, के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 इलेक्ट्रॉन और एम में 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 12 इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें। तो ये स्थायी होने के लिए बाह्यतम कोश में इस इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो कितनी करने की कोशिश करेगा, 8 करने की कोशिश करेगा। तो इसके लिए ऑप्शन क्या है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे और बाहर निकाल के क्या बना दे, मैग्नीशियम का धनायन बना दे। इसी तरह से क्लोरीन जो होगा इसके बाह्यतम कोश में अपन जानते हैं कि ये बाह्यतम 17 नंबर का तत्व है। तो इसमें 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसके अंदर जो 17 इलेक्ट्रॉन है, के कोश में 2, एल में 8 और एम में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी स्थायी होना चाहता है, तो इसके बाह्यतम कोश में ये 8 करने के लिए क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। अब यहाँ पे 2 क्लोरीन थे, तो 2 क्लोरीन क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और इस तरह से ये क्या बनाते हैं, क्लोराइड का ऋणायन बनाते हैं। तो इस तरह से जो बनने वाला द्विआधारी सूत्र है मैग्नीशियम क्लोराइड, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को देगा और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस दूसरे वाले क्लोरीन को देगा। तो इस तरह से दोनों, ये मैग्नीशियम भी स्थायी हो जाएगा और ये क्लोरीन जो है वो भी एक एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये दोनों क्लोरीन भी स्थायी हो जाते हैं। और इस तरह से बनने वाला Mg+2 और Cl2, इस तरह से मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 का निर्माण इस तरह से होगा। तो इस तरह से ये पूरा आप स्क्रीनशॉट इसका अच्छे से पॉज करके ले लें और यही क्वेश्चन अगर आए एग्जाम में तो आपको इसी तरह से लिखना है हूबहू। अगला क्वेश्चन है, हीरा विद्युत का चालन नहीं करता है, क्यों? तो हीरा विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है और कुचालक इसलिए होता है क्योंकि कार्बन जो परमाणु होंगे, उसके जो कार्बन परमाणु होंगे उसके बाहरी कक्षा में उपस्थित सभी जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपस में सहसंयोजी बंध बना लेते हैं और सहसंयोजी बंध बनाने के कारण एक भी इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र नहीं होता है। इसीलिए जो हीरा होता है वो ऊष्मा और विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो कार्बन जो है वो 6 नंबर का तत्व है, तो इसके नाभिक में 6 प्रोटॉन होते हैं और इसका परमाणु क्रमांक भी कितना होगा, 6 होगा। अगला क्वेश्चन, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो उसको कहा जाएगा न्यूरॉन। तो ये जो तंत्रिका कोशिका है पूरी, उसका जो छोटी सी कोशिका है ये एक इकाई है, इसको क्या कहा जाता है, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहा जाता है। तो पूरी जो तंत्रिका तंत्र है, इसकी सबसे छोटी इकाई जो है वो क्या है,
कोशिका या इसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, न्यूरॉन कहा जाता है। तो याद रखना है, तंत्र का जो सबसे छोटा हिस्सा है, क्रियात्मक इकाई, वो क्या है, न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका है। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम में जनन किस विधि के द्वारा होता है। तो जो प्लाज्मोडियम है वो बहुखंडन विधि से जनन करता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जो प्लाज्मोडियम है उसकी जो एक कोशिका है वो, उसके अंदर जो केंद्रक है वो बहुत सारे खंड उसमें बन जाते हैं, और इस तरह से बहुत सारे खंड जो बनकर ये पूरी जो संतति कोशिका इस तरह से मुक्त हो जाती है। तो प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन या बहुखंडन विधि द्वारा जनन, तो इस तरह से प्लाज्मोडियम में जनन बहुखंडन विधि से होता है। अगला क्वेश्चन है, वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। तो इसका संबंध होता है एफ, यानी कि फोकस दूरी जो है एफ बराबर r/2, यानी कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। या दूसरा संबंध हो सकता है r बराबर 2f, यानी कि जो वक्रता त्रिज्या है r, वह क्या होती है, फोकस की दुगुनी होती है। वक्रता त्रिज्या फोकस की दुगुनी होती है, r बराबर 2f हो सकता है। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ये दोनों सूत्र, और सूत्र से आपको पूरी परिभाषा याद रखनी है। आपको याद रखना है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होगी, आधी होगी, और अगर पूछे वक्रता त्रिज्या क्या होगी फोकस दूरी की, तो फोकस दूरी की दुगुनी होगी। तो यहाँ इस पिक्चर में आप देख भी सकते हो कि ये जो दर्पण का ध्रुव है P, दर्पण का ध्रुव P, ये जो दर्पण का ध्रुव P है, यहाँ से ये जो मुख्य फोकस है, इसके बीच की जो दूरी है, इसके बीच की ये जो दूरी है, इसको क्या कहा जाता है, स्मॉल f, फोकस दूरी कहा जाता है। और ये दर्पण का ध्रुव P है, यहाँ से लगाकर ये जो C वक्रता केंद्र है, सेंटर है, इसके बीच की यहाँ से लगाकर यहाँ तक की जो पूरी दूरी है वो वक्रता त्रिज्या कैपिटल R कहलाती है। तो परिभाषा का जो सूत्र आपने देखा था, जो सूत्र आपने देखा था, क्या देखा था कि फोकस दूरी अगर f के बारे में पूछे, इसके बारे में पूछे, तो ये क्या है, इस वक्रता त्रिज्या की क्या है, ये इस पूरे वक्रता त्रिज्या की क्या है, ये आधी है। तो याद रखना है f स्मॉल फोकस जो दूरी है वो क्या होती है, वक्रता त्रिज्या r की क्या होती है, आधी होती है। ठीक है। या फिर दूसरा क्वेश्चन आप क्या बता सकते हो, दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो आप याद रख सकते हो, वक्रता त्रिज्या के बारे में अगर पूछा जाए तो r जो है, r ये जो टोटल है वो आपको दिख रहा होगा, वो क्या है, जितना यहाँ, इतना यहाँ से यहाँ तक जितना भाग है, f यहाँ से यहाँ तक है, उतना का उतना यहाँ पर भी है। तो आप कह सकते हो जो कैपिटल R है, वक्रता त्रिज्या जो है वो फोकस की क्या होती है, दुगुनी होती है, यानी कि R बराबर 2f सूत्र है। तो आपको ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी, अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुख्य अक्ष को परिभाषित कीजिए। मुख्य अक्ष को परिभाषित कीजिए। मुख्य अक्ष क्या होती है, तो जैसे कोई दर्पण है या कोई लेंस है, तो उसके अंदर जो दर्पण का ध्रुव P होगा और ये जो वक्रता केंद्र C है, दर्पण का ध्रुव P और वक्रता केंद्र C, इससे जो गुजरने वाली रेखा है उसी को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो आपको दिख रहा होगा ये जो दर्पण का ध्रुव है P, दर्पण का ध्रुव P है, और ये जो वक्रता केंद्र C है, इससे गुजरने वाली जो रेखा यहाँ पे ये जो दिख रही है, वक्रता केंद्र C और दर्पण का ध्रुव P, इससे जो गुजरने वाली जो रेखा है इस तरह से, उसी को क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या कारण है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं। तो यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो इसका अर्थ होगा कि प्रतिच्छेद बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, और दिक्सूची या जो दिशा सूचक यंत्र होगा वो दो दिशाओं की ओर इंगित करेगा, संकेत करेगा, जो कभी भी संभव नहीं है। अर्थात इसलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, यानी कि ये जो चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, वहाँ पर अगर किसी को कंपास या चुंबकीय सुई को रख दिया जाए तो ये चुंबकीय सुई केवल एक ही दिशा बता पाएगी। ये जो है वो केवल एक ही दिशा बता पाएगी। ये एक समय में अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखा इस तरह से काटती होती तो ये दो दिशाओं की ओर इंगित करती, इधर और इधर, लेकिन ये कभी भी संभव नहीं होता कि एक जो सुई है वो दो दिशाएं बताए। तो आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल हूबहू इस तरह से लिखना है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण में विघटन करने वाले सूक्ष्म जीवों की भूमिका लिखिए। तो विघटन करने वाले जो जीव हैं, डिकम्पोजर ऑर्गेनिज्म इन द एनवायरनमेंट,
ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम करते हैं। जो पूरी साइकिल होती है, लाइफ साइकिल, उसको ये बनाए रखने का काम करते हैं। तो ये विघटन करने वाले जो जीव है वो अपघटक कहलाते हैं। और अपघटक या विघटक जो है वो क्या कार्य करते हैं, मृत जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जो भी मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उनको ये क्या करते हैं, उनको और ज़्यादा, ये विघटन करने वाले जीव जो है वो क्या करते हैं, इस तरह से ये मृत कार्बनिक पदार्थ जो हैं, जो सड़े गले पदार्थ हैं, उनको और ज़्यादा छोटे घटकों में तोड़ते हैं और वायुमंडल में जिनको पुनर्नवीकरण किया जाता है, अर्थात ये पोषक पदार्थों में इनको बदल देते हैं। कोई भी मृत पदार्थ होता है, सड़ा गला पदार्थ होता है, तो उसको ये वापस पोषक पदार्थों में, खाद में बदल देते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम करते हैं, इस पर्यावरण की साफ सफाई रखने का कार्य करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी के लिए बस इतना ही। पार्ट ए कंप्लीट हो चुका है, अगले पार्ट के अंदर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लें। धन्यवाद।